शुरुआत करूंगा राजेश बादल साहब से। राजेश भाई, ये क्या भय कैसा है, कहाँ का कैसा भय है कि आप कहीं भी किसी भी चीज में आपको चैन नहीं है, कहीं आपको हर बात में आपको कहीं ना कहीं तंज भी कसना। और ठीक है, राजनीति में तो ये सब होता है, लेकिन आपके पास वायनाड खुला तो हुआ है ना। यदि आपको लग रहा है कि राहुल गांधी भाग गए तो आप घेर के वहां मारिए ना उनको। क्या कहिएगा आप राजेश भाई? धन्यवाद संजीव। देखिए, जो अब चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है तीसरी बार आने का, तो भारत के राजनीतिक इतिहास में आप देखेंगे आजादी के बाद तीसरी बार लगातार आना कोई बहुत छोटा मोटा काम है ही नहीं। और वो जो बात है, अभी तक जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई व्यक्तित्व के नेतृत्व में ही ऐसा हो पाया है। 52, 57 और 62 तीन चुनाव उनके नेतृत्व में इस तरह से जीते गए। लेकिन तब उन तीन चुनावों को अगर आप बात करें और अब तीसरे चुनाव की बात करें, तो जमीन आसमान का फर्क है। वो जो तीन चुनाव जीते नेहरू जी ने, उनमें वो एक लंबी उपलब्धियों का बहुत बड़ा खजाना उनके साथ में था। होता यह है कि 5 साल के बाद कोई भी सरकार जब दोबारा चुनाव मतदाताओं के बीच में जाती है, तो वो अपनी उपलब्धियों को बताना चाहती है, क्या काम वो कर पाई है, क्या काम नहीं कर पाई। और विपक्ष, हमने तो यही देखा है कि विपक्ष आमतौर पर घेरता है उसको कि आप श्रीमान यहाँ नाकाम रहे। यही एक लोकतांत्रिक परंपरा है और कामकाज के आधार पर इसी तरह से पक्ष और प्रतिपक्ष का मूल्यांकन होता है। लेकिन अब हुआ ये है कि जो इस बार का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी दो तरह से अपने इस संकट से जूझ रही है। पहला संकट तो आंतरिक संकट है। आंतरिक संकट ये है कि उसके पास जो समर्पित, निष्ठावान, संघ से जो दक्ष और प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, सारी उम्र जो भावनात्मक और वैचारिक आधार पर पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, वो सब इन दिनों खफा हैं, नाराज हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने भारतीय जनता कांग्रेस में बदलते हुए देखा, तो उनके लिए ये पचा पाना मुश्किल हो रहा है। तो एक तो बहुत बड़ा कारण ये है संजीव जी कि भारतीय जनता कांग्रेस या मोदी कांग्रेस ये बीजेपी का जो ट्रेडिशनल मतदाता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरा एक और कारण है। हमने देखा कि ठीक है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो हम सब जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की जेब से निकलता है। और जेब से निकले हुए मुख्यमंत्री का जनाधार कितना होता है, हमने तो एक दौर वो भी देखा है। हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और प्रकाश चंद्र सेठी, अर्जुन सिंह, प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर आप देखें तो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। लंबी और फहरिस्त, बहुत लंबी असम में फहरिस्त। गोगोई साहब, जो जी। अपने दम पर पार्टी को उस प्रदेश में जिताने में सक्षम होते थे। अभी ये हो रहा है कि अब ऐसे नेता भारतीय जनता कांग्रेस में रहे नहीं। अब भारतीय जनता कांग्रेस ये चाहती है कि इन नेताओं के सहारे हम जो है चुनाव की वैतरणी पार लग जाएं। तो ये मुश्किल है, क्योंकि ये जो नेता जो उनकी जेब से निकले हैं, वो तो खुद ही मोदी के सहारे पर जिंदा है। तो मोदी कहां कहां इनको देख पाएंगे। दूसरा, तीसरा, लगातार जो आंतरिक कारण बता रहा हूं मैं भी आपको, लगातार जो 10 वर्षों की आप देखें कि असम में भी ऐसे हो रहा है। उनकी सरकार चल रही है, 10 वर्षों की केंद्र की सरकार हो गई, राज्य की सरकार हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई। तो ऐसी जहां जहां हुकूमतें हैं, वहां एक राजरोग पनपता है लगातार सत्ता में रहने का, जो भ्रष्टाचार का होता है। और उन भ्रष्टाचार, चूंकि ये अपने आप को बदनाम नहीं होने देना चाहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब उस चक्कर में भ्रष्टाचार तो रुका नहीं। भ्रष्टाचार तो राशन कार्ड से लेके और गरीबी की रेखा का कार्ड से लेके और नल जल, घर घर जल वाली योजना से लेकर के, और आप गैस के सिलेंडर से लेकर के, आप कोई भी आम आदमी को प्रभावित करने वाला कारण गिना दीजिए, बिना पैसे के काम होता नहीं है। तो भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ।
अब ये भ्रष्टाचार इतना पनप गया है कि आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है, वो कराहने लगी है अब। तो ये बिल्कुल। तीन बड़े कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक चुनौती के कारण है। दूसरा, बाहरी कारण जो हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि बीजेपी की कोई भी सरकार जब जाती है तो उसके पास उपलब्धियों का बड़ा खजाना होता है, और जो वो अपने देश के मतदाताओं को बताती है कि देखिए हमारे पास ये उपलब्धियां हैं। अब भारतीय जनता कांग्रेस के पास सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने इस तरह का कोई उपलब्धियों का बड़ा खजाना तो है ही नहीं। बेरोजगारी के मसले पर समस्या बनी हुई है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई है। तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो 10 साल पहले भी जिन मुद्दों का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, वो आज और विकराल रूप में हैं। इसका अर्थ ये है कि आप जो समस्याएं सुलझाने के लिए आए थे, वो आप समस्याएं सुलझा नहीं पाएंगे। तो सुलझा नहीं पाए हैं। तो एक तो कारण बड़ा ये है। अब जब आपके पास खजाना नहीं है, आंतरिक समस्याएं हैं, फिर आप क्या करते हैं? किस किस आधार पर वोट मांगेंगे? फिर आप क्या करते हैं कि सेंध लगाते हैं सामने वाली पार्टी में। कोई दुश्मन कमजोर हो जाए, प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी कमजोर हो जाए, तो भी, तो फिर ये उस राजनीतिक प्रतिद्वंदी के किले में सेंध लगाते हैं। अगर वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के जो दल है उसके लोग नहीं मानते हैं तो आप उनको पहले ललचाते हैं। जैसे आपने कहा, अभी कहा था कि वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं दूध के धुले हो जाते हैं। जब तक वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तब तक तमाम तरह के काले और स्याह है और बदरंग चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नजर आते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जो है उन बदरंग चेहरों को लोग भूलते थोड़े ही हैं, और आज का मतदाता तो बिल्कुल नहीं भूलता। लोग ये समझते हैं कि जिन लोगों को आप करप्ट बता रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते थे, जिन लोगों को आप जेल में डालने की बात करते थे, अब वो तो आप ऐसा कर नहीं पा रहे, उनको उल्टा आप अपनी गंगा में लेके शामिल कर रहे हैं, अपने अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये लोगों के दिलो दिमाग को कहीं ना कहीं परेशान करती है। और तीसरा एक अंतिम बाहरी कारण जो मैं बताऊं आपको, कि लोहा लोहे को काटता है। अब ये छल बल के साथ, जैसे अब आम आदमी पार्टी की बात है, मैं आपको कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यानी लोहे को लोहे से काटने की बात है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ये आम आदमी पार्टी को सामने इतना प्रचार दिला देना चाहते हैं कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो एकदम गिर जाए। तो ये एक इनकी जो चुनावी रणनीति हो सकती है, वो मुझे लगता है कि ये है। आप देखिए कि जब से अरविंद केजरीवाल का ये ड्रामा शुरू हुआ है, मतलब वो हिरासत में गए हैं, मैं पूरी गंभीरता के साथ मैं उसकी आलोचना करता हूं कि जब एक काम चलाऊ सरकार को एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के सुप्रीमो से इस तरह व्यवहार करने का हक नहीं है, क्योंकि उस राष्ट्रीय पार्टी को देश के मतदाताओं से संपर्क करने का अधिकार छीन लिया आपने, उनके साथ डायलॉग करने का अधिकार छीन लिया आपने, उनके साथ उनके अपने प्रचार करने की का अधिकार छीन लिया। तो एक एक केयर टेकर गवर्नमेंट्स को ये हक अधिकार हमारा संविधान देता ही नहीं है, हमारी राजनीतिक परंपराएं देती ही नहीं है। तो जब ऐसा हो रहा है तो वो एन केन प्रकारेण किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को सत्ता में लाने के लिए प्रतिपक्ष को इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने करके ये चुनाव जीतने की प्रयास में है। जी संजीव जी। राय सर, ये कहते तो हैं एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब जो हालात हैं जिस पे हम विषय पर है, मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि आप उस फोबिया से उबर नहीं पाते, और उन्होंने जिस तरीके से जोड़ा है, और वो जितना लो प्रोफाइल लेकर बहुत मुद्दों की बात कर रहे हैं। आज भी देखिए जब उन्होंने वायनाड में पर्चा भरा तो वही मोहब्बत की दुकान की कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिए, साथ में लोकतंत्र को जो बचाने की बार बार वो बात करते हैं उस पे भी उन्होंने फोकस किया, और इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। जबकि आप देखिए कि चाहे पूरी की पूरी, जितना चाहे वो मोदी साहब हो, अमित शाह जी, हम उनकी रैलियां, उनके भाषण, उनके भी सब सारे के सारे जलसे जुलूस देख रहे हैं। हमने मैंने कहा कि जब कल मध्य प्रदेश में थे
राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनका हमने भाषण सुनी, क्या आंकड़े उन्होंने दिए आपने देखा, आज पढ़ा भी, आपने देखा ही होगा, आपने भी कल उस अगर ध्यान दिया होगा, आज भी वो थे। तो किस तरीके की जगलरी है, क्या क्या बता रहे हैं, विश्व में कहां पहुंच गया हिंदुस्तान, जबकि सच्चाई तो सबके सामने है। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया और इसमें लेकर क्या है? भारी निश्चित तौर पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस नजर आता है राजेश सर। देखिए संजीव, जब आप ये कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, सर यानी एक अकेले की तुलना आप बाकी सारी आवाम से करते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या बात थी कि उस एक अकेले से ही तो हम 1000 साल से लड़ते आ रहे हैं भाई। उस एक राजा से हम लड़ रहे थे, हम उस एक नवाब से लड़ रहे थे, हम उस एक बादशाह से लड़ रहे थे जो अपने सामने आवाम की आवाज नहीं सुनता था, हम उस एक अंग्रेज से लड़ रहे थे जो आवाम की नहीं सुनता था। तो हम उस एक अकेले से ही तो लड़ रहे हैं, क्योंकि यही तो वो मनोवृत्ति है, यही वो मानसिकता है जो आपके भीतर अधिनायकवादी सोच को प्रश्रय देती है, आपको एक तानाशाह बनाती है। और माफ कीजिए, 75 साल में हमारे इस संविधान के जो लोग, जिन लोगों ने संविधान हमें सौंपा है, उन पुरखों ने इस संविधान को इतना 75 सालों में इसकी नींव इतनी मजबूत कर दी है कि अब इसमें किसी एक अकेला सब पर भारी ये कहने की किसी को अब गुंजाइश ही नहीं रही है। आप ये मान के चलिए कि इस लोकतंत्र में बात भी यही है। असल बात क्या है, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं कि जब संविधान सभा में बहस चल रही थी और उस वक्त ये हुआ कि भाई राज्यों में तो आपने राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान कर दिया और राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, तो आप राष्ट्र जब चुनाव नहीं, सरकार नहीं होगी, निर्वाचित सरकार नहीं होगी, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के रूप, प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के वो नुमाइंदगी करेगा और वो शासन चलाएगा। लेकिन केंद्र में अगर सरकार नहीं है चुनी हुई, तो आपने केंद्र में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? मैं बार बार, देखिए, आप एक एक कदम से समझ सकते हैं कि लोग कितने महान होते थे। नेहरू जी ने उत्तर दिया कि श्रीमान, अगर राज्य में, प्रदेश में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर निरंकुश हो गया, अगर वो अधिनायक हो गया, अगर वो तानाशाह हो गया, तो उसको हटाने का, पद से बर्खास्त करने का प्रावधान है। केंद्र से राष्ट्रपति उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर राष्ट्रपति निरंकुश हो गया, राष्ट्रपति तानाशाह हो गया, राष्ट्रपति अधिनायक हो गया, तो फिर उसके हाथ में तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है वो, फिर उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? इसलिए इस देश में देखिए, उस समय 1947 में, 48 में, 49 में जो संविधान सभा की बहस हुई, इतने बारीकी से ये सोचा गया कि इस एक अकेला सब पर भारी कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस देश में केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये भारतीय जनता कांग्रेस, माफ कीजिए, अब कांग्रेस उधर असल में इतने नाम चेहरे दिखते हैं कांग्रेस के कि वो नाम भारतीय जनता कांग्रेस ही निकलता है। समझ में नहीं आता कि वो कांग्रेस के हैं कि बीजेपी में आ गए हैं। पार्टी के लोग ही, बीजेपी के लोग ही कहने लगे, बीजेपी के लोग कहने जिनको लगे। 40 साल से आप कांग्रेस में देख रहे हैं, वो अचानक आप बदल के आ जाएंगे, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप, मैं तो मोदी कांग्रेस कहेंगे, भारतीय जनता कांग्रेस कहेंगे। तो ये खैर ये हो जाता है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग निकल जाता है। लेकिन मैं ये बात करता हूं कि जब आप अकेले की बात करते हैं, अधिनायक में अंतर है। हम इस देश में ताकतवर और लोकप्रिय जननायक चाहते हैं, लोकप्रिय नेता चाहते हैं। लोगों को जोड़ने वाला नेता ताकतवर होता है, तोड़ने वाला नेता ताकतवर नहीं होता है। अभी राहुल गांधी, मैं बहुत व्यक्ति की बातें नहीं करता हूं, लेकिन राहुल ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तमाम वर्गों, न जाति के आधार पर, न पात के आधार पर, न समाजों के आधार पर, न धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ने के का काम किया है, आज भी वही बात करता है। वो ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को ही वोट दो, जी जी, वो ये नहीं कहता कि पकड़ के किसी को, बीजेपी के वाले नेता को पकड़ के ले आएगा कि मेरे यहां आ जाओ। तो ये एक चरित्रगत फर्क है, ये बुनियादी मानसिक संरचना का फर्क है। और इस फर्क को अगर आप समझेंगे तो अब आप पाएंगे कि इस देश का मतदाता वो नहीं है जो 1960 में, 1970 में या 1980 में हुआ करता था। आज का मतदाता बहुत समझदार है। वो
अधिनायकवादी गंध भी सूंघ लेता है और मोहब्बत की दुकान से आ रही फूलों की सुगंध भी समझता है। ये अलग बात है कि निर्वाचन आयोग की मेहरबानी रहे, क्योंकि भाई व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि मुझे तो भरोसा कम होता है उस पर। निर्वाचन आयोग अब एक सरकारी विभाग जैसा बिहेव कर रहा है, तो मुझे कोई ये कहने में हिचक नहीं है। लेकिन अभी बहुत बढ़िया यूसुफ भाई चले गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर कहा था, इसी देश का आप देख लीजिए ना, और दुनिया का भी देख लीजिए, कहा क्या ये तानाशाह जो हैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में कैसे जिए हैं। आप हिटलर को देख लीजिए, आप मुसोलिनी को देख लीजिए, वो अपने अदम साहब ने लिखा है ना, हैं कहां हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब, सब मिट गए, सब मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। बहुत सही है, ये बिल्कुल है, सही, बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक जमीन है, जी एक अकेले की जमीन नहीं है। और बिल्कुल माफ कीजिए, जो एक अकेले की जमीन की बात करता है वो उसकी कोई बात नहीं करता। इतिहास में उसकी जगह कहां होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है संजीव जी। बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, देखिए बार बार नेहरू जी पर ये लोग प्रहार करते हैं या और भी इस तरीके के पुराने इश्यूज को उठाते हैं, रजनीश भैया बहुत बात करते हैं, लेकिन याद करिए ना कि जब वो वीर सावरकर चुनकर नहीं आ पाए तो एक एक इस्तीफा दिला के उन्हें चुना गया था। एक दौर वो भी था, वो भी एक दौर था कि आप कितनी डॉक्टर आंबेडकर को, जी जी डॉक्टर जी आंबेडकर बहुत बड़े आलोचक थे नेहरू जी के, जी संविधान सभा में दोनों साथ थे क्योंकि जी देश की भलाई की बात थी। लेकिन जिन जी मुद्दों पर डॉक्टर आंबेडकर की असहमति हुआ करती थी, और वो जब 1952 के चुनाव में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर एक दूध वाले से हार गए थे, तो नेहरू जी उनको लाए थे कि हमें जी जी प्रतिपक्ष चाहिए, और केवल डॉक्टर आंबेडकर का उदाहरण नहीं है। आप ये चूंकि विषय अलग है और इस विषय पर कभी बात करेंगे, तो मैं एक कतार भारतीय जनता कांग्रेस के लोगों की ही आपको बता दूंगा कि उसमें पुराने उनके जो पुरखे जब जनसंघ हुआ करता था तब उनके साथ और कांग्रेस के लोगों के संबंध कैसे हुआ करते थे, तब वो रिश्ते हुआ करते थे जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की नींव डालते थे। हमने क्या अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं देखा? आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करके उस शक्ल में मोदी जी को सौंप के गए जहां पर हम आज ये रूप देख रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल चीज है, ये आनी जानी चीज है। सत्ता क्या है? बिल्कुल अगर कोई ये सोच ले कि खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, मैं समझता हूं अवाम की जरूरत ही क्या है। क्या बात है, बात सही है, सही है, तो सही लेकिन सही जवाब भी है भाई साहब, इसका उत्तर भी है। जी प्लीज इसका उत्तर ये है, आदमी समझा है वो बनकर खुदा रह जाएगा। अरे और खुदा क्या ये तमाशा देखता रह जाएगा? जी नहीं संजीव। नहीं